हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर। आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर की रिवीजन क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग रेगुलर लेक्चर को अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, आप सब लोगों को मैंने कई सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं चैप्टर नंबर 2 में, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। आशा करता हूँ कि सभी लोगों ने अच्छे से दीपावली को एंजॉय किया होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से अपना त्यौहार मनाया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे बता रखा है कि रिवीजन क्लासेस जो भी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनको लगातार अपलोड करता रहूँगा। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जैसे जैसे मैं टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग भी रिवीजन करते चलें। ठीक है, अपने फ्रेंडों को भी इसे बता दें, शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी देख पाएँ। ठीक, तो हम लोग पढ़ चुके थे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, लघु बीजाणु जनन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आज के टॉपिक पर बात करेंगे कि हमने जैसे ही पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। जैसे ही मैंने आपको पढ़ाया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जैसे ही मैंने पढ़ाया आपको कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, आपको समझ में आ गया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल में लगातार मियोसिस होगा, जिसके फलस्वरूप माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इतनी सारी चीजें पता है। आपको ये भी पता चल चुका है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से टोटल 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये भी आप लोगों को मैंने कल पढ़ा दिया था कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से टोटल 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग आज बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण की संरचना क्या होती है, क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट में से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि लघु बीजाणु की संरचना बताइए। आपसे पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा कि लघु बीजाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी दीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्पोर के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। इसे हम लोग पोलन ग्रेन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कब? जब एक माइक्रोस्पोर थोड़ा सा डेवलप होता है और वो पोलन ग्रेन का रूप ले लेता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जब कोई माइक्रोस्पोर बनता है तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, अपना खुद का साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और इस तरीके से उसका आवरण होता है। ये जो पोलन ग्रेन है ये अभी अविकसित है। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी जिससे माइक्रोस्पोर बना था, अब इसका विकास होता है। तो होता क्या है कि ये जो माइक्रोस्पोर है, अब इसमें लेयरिंग हो जाएगी। लेयरिंग मतलब इसका आवरण तक कंप्लीट होगा, आवरण बनेगा। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर परागकण की या फिर जो माइक्रोस्पोर है उसके आवरण का निर्माण होता है। जब आवरण का निर्माण होता है तो सबसे बाहर की ओर एक कटीला आवरण बनता है। ये जो कटीला आवरण मैंने आपको बना के दिखाया, इसे हम लोग बोलते हैं इक्साइन। हम लोग बात कर रहे हैं परागकण की संरचना। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कि परागधानी के अंदर ही परागकणों का विकास कैसे हो रहा है। देखिए, परागकण यानी कि लघु बीजाणु, वो तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन होने से बन चुका है, लेकिन अब ये जो लघु बीजाणु बना है, अब इसका विकास हो रहा है, जिसके फलस्वरूप अब ये परागकण में बदल जाएगा। विकास हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसमें सबसे पहले आवरण का निर्माण हो रहा है। मैंने कहा सबसे बाहरी आवरण जो बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे इक्साइन। और ये जो इक्साइन बना है ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। ये स्पोरोपोलेनिन का बनता है। अब ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये क्या है, ये प्रश्न है कि ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये क्या है, कहाँ से आया है। तो ये जो स्पोरोपोलेनिन है, याद रखिएगा, ये टैपिटम से आया है। ये टैपिटम से बनता है। ठीक है, ये टैपिटम से बनता है
स्पोरोपोलेनिन, और ये उच्च प्रतिरोधी होता है, उच्च प्रतिरोधी होता है और एक वसीय पदार्थ होता है। ठीक है, एक वसीय पदार्थ होता है। अब ये जो उच्च प्रतिरोधी है, वसीय पदार्थ है, जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन, ये टैप्टम द्वारा बनकर आया है। याद रखिएगा, ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये बहुत मजबूत है, इसका अपघटन करने वाला अभी तक कोई एंजाइम नहीं बना हुआ है। ये स्पोरोपोलेनिन परागकण के चारों तरफ बाहरी आवरण के रूप में इक्साइन में पाया जाता है, जिसके कारण परागकण सदियों तक नष्ट नहीं होते, अर्थात स्पोरोपोलेनिन की वजह से ही परागकण जीवाश्म के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमने बात की इक्साइन की। अब ये जो इक्साइन है ये कहीं कहीं पे अधूरा होता है, जहां पर इक्साइन नहीं होता है वहां पे एक छिद्र जैसी रचना बनती है, पोल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और इस रचना को हम लोग बोलते हैं जनन छिद्र। इस रचना को हम लोग बोलते हैं जनन छिद्र, और अंग्रेजी में इसे हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। इसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं जर्म पोर या फिर जनन छिद्र बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर अंदर की ओर दूसरी लेयर होती है परागकण की। ये जो दूसरी लेयर है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं इंटाइन, इंटाइन बोलते हैं। याद रखिए, जो इक्साइन है इसको हिंदी में हम लोग बाह्यचोल कहते हैं, और ये जो इंटाइन है इसे हिंदी में हम लोग अंतःचूल कहते हैं। उसे बाह्यचूल कहते हैं, इसे अंतःचूल कहते हैं। अब ये जो अंतःचूल है, ये जो अंतःचूल है ये पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। पेक्टोसेलुलोज, पेक्टिन है इसमें और सेलुलोज है इसमें, इसलिए नाम दिया गया इसका पेक्टोसेलुलोज। अब ये जो पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ दूसरा आवरण है ये काफी कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा मुलायम होता है। ठीक इस तरीके से हमने बात की कि जो परागकण है, जो लघु बीजाणु है, उसके आवरण में टोटल 2 लेयर है। उसके आवरण में टोटल 2 लेयर है। बाहरी लेयर को हम लोग इक्साइन बोलते हैं, अंदर वाले को इंटाइन बोलते हैं। इक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। स्पोरोपोलेनिन टैप्टम कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। एक उच्च प्रतिरोधी वसीय पदार्थ होता है जो अपघटित नहीं होता है, और इसी की वजह से परागकण सदियों तक जीवाश्म के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि इक्साइन कहीं कहीं पे अधूरा होता है, कहीं पे इक्साइन नहीं होता है, तो वहां पे एक छिद्र जैसी रचना, पोर जैसी रचना दिखाई देती है, और इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं जनन छिद्र, जर्म पोर बोलते हैं। ठीक है, अब याद रखिए, ये जो जर्म पोर है या जो जनन छिद्र है, यहीं से पोलन ट्यूब बाहर निकलती है, यहीं से पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। अब ये पोलन ट्यूब क्या है हम आगे बात करेंगे, तब बताएंगे आपको कि ये पोलन ट्यूब क्या होती है। ठीक है, तो जनन छिद्र से ही एक पराग नली बाहर निकलती है जो कि अंतः त्वचा से बनी होती है। आगे बात करेंगे। हमने कहा इक्साइन के अंदर एक दूसरा लेयर होता है जिसे हम लोग इंटाइन बोलते हैं, इसे हम लोग हिंदी में अंतःचूल बोलते हैं, और ये पेक्टो प्लस सेलुलोज का बना होता है। अब इसके अंदर इसका गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि अंदर की ओर कोशिका द्रव्य भरा होता है। यस, हमने मान लिया कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। अब देखो, यहाँ पर जब लघु बीजाणु था तब भी इसके अंदर एक केंद्रक था, साइटोप्लाज्म था, इसकी अपनी कोशिका झिल्ली थी। ठीक है, लेकिन जब ये वृद्धि कर रहा था, जब ये वृद्धि किया तो क्या हुआ कि इसके चारों तरफ आवरण बना, इक्साइन इंटाइन का फॉर्मेशन अच्छे तरीके से हो गया, जो जो पदार्थ कम थे अच्छे तरीके से आ गए। उसके बाद इसका जो केंद्रक था, ये जो माइक्रोस्पोर था, इसका जो केंद्रक था उसने एक असम सूत्री विभाजन किया। ठीक है, नॉन इक्वेशनल डिवीजन किया। नॉन इक्वेशनल डिवीजन का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि वो हो तो सूत्री विभाजन रहा है, हो तो सूत्र विभाजन रहा है, लेकिन उसमें से 2 केंद्रक बनेंगे, एक बड़ा बनेगा और एक छोटा बनेगा। तो हमने कहा यहाँ पे जो केंद्रक था उसका एक असम सूत्री विभाजन, नॉन इक्वेशनल डिवीजन हुआ, जिससे क्या हुआ, एक बड़ा केंद्रक बन गया, एक बड़ा केंद्रक बना। अब ये जो बड़ा केंद्रक बना, अब ये जो बड़ा केंद्रक बना, इस बड़े केंद्रक को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस।
हिंदी में बोलते हैं कायिक केंद्रक, हिंदी में बोलते हैं कायिक केंद्रक। अब कायिक का मतलब क्या है? कायिक का मतलब भैया ये वह केंद्रक है जो जनन में भाग नहीं लेगा, ठीक है, इसे ऐसे समझ सकते हैं। अब इसका एक दूसरा भी नाम है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस। हिंदी में बोलते हैं नलिका केंद्रक, इसे हिंदी में बोलते हैं नलिका केंद्रक। अब इसको नलिका केंद्रक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ट्यूब बनेगी, जो पोलन ट्यूब बनेगी ना, उसमें सबसे आगे जो न्यूक्लियस होगा वो यही वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा, ट्यूब न्यूक्लियस होगा, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। इस तरीके से हमने कहा कि जो केंद्रक था उसने एक नॉन इक्वेशनल डिवीजन किया, जिसके थ्रू क्या हुआ, यहाँ पे दो केंद्रक बने। एक बड़ा केंद्रक बना जिसे हमने वेजिटेटिव न्यूक्लियस या फिर ट्यूब न्यूक्लियस कहा, और एक छोटा केंद्रक बनता है, छोटा केंद्रक बनता है। और ये जो छोटा केंद्रक होता है ये जनन में भाग लेता है, और इस केंद्रक को हम लोग बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, इसे हम लोग बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। मैं कहाँ लिख दूं, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस, हिंदी में बोलते हैं जनन केंद्र। अब ये जो छोटा केंद्रक बना जिसे हमने जनन केंद्रक कहा, कुछ समय बाद क्या होता है, इसके ऊपर सेल प्लेट का निर्माण हो जाता है, सेल प्लेट का निर्माण हो जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड गाल्गी वेसल्स वगैरह आके यहाँ पे मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पे एक कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाता है इसके चारों तरफ, ठीक है। इसके चारों तरफ एक कोशिका झिल्ली का इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो लघु बीजाणु था उसके अंदर अब दो कोशिका बन गई हैं, एक ये वाली बड़ी कोशिका। अब इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं, अब इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, हिंदी में बोलते हैं कायिक कोशिका। ध्यान से समझिए बात को, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। इसे हम लोग बोलते हैं अब कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल, ओके। अब यहाँ पे जो छोटी कोशिका बनी, यहाँ पे जो छोटी कोशिका बनी, अब इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं जनन कोशिका, जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, हिंदी में बोलते हैं जनन कोशिका, हिंदी में बोलते हैं जनन कोशिका। अब देखिए इसका भी मतलब समझिए, मतलब यहाँ पे जो लघु बीजाणु था, माइक्रोस्पोर था, अब उसने अपना थोड़ा सा वृद्धि किया, ग्रोथ किया, डेवलपमेंटेशन किया। जब डेवलपमेंटेशन किया तो क्या हुआ, यहाँ पे इसके अंदर दो कोशिकाएं बन गई, एक बड़ी कोशिका बनी जिसे हम लोगों ने कायिक कोशिका कहा, और कायिक कोशिका ऐसी कोशिका है जो जनन में भाग नहीं लेगी। उसके बाद इसका जो केंद्रक है उसे हमने कायिक केंद्रक कहा, या फिर इसे हम लोगों ने ट्यूब न्यूक्लियस कहा, ठीक है, नलिका केंद्रक कहा। अब ये नलिका में सबसे आगे की ओर होगा। उसके बाद हमने कहा इसी के अंदर एक छोटी कोशिका बनी जिसे हमने कहा जनन कोशिका, जनरेटिव सेल। अब ये जो जनन कोशिका है जनन में भाग लेगी, इसके केंद्र को जनन केंद्र कहते हैं। याद रखिए जो जनरेटिव सेल है यही आगे चल करके मेल गैमीट का फॉर्मेशन करती है, यही आगे चल करके किसका निर्माण करती है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन करती है, मेल गैमीट, मेल गैमीट, टू मेल गैमीट का फॉर्मेशन करती है, दो नर युग्मकों का निर्माण करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे कैसे जो लघु बीजाणु है वो वृद्धि करता है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको पढ़ा दिया, ये जो मैंने पूरा प्रोसेस आपको पढ़ा दिया, इसे हम लोग देखिए इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इस संरचना की बात करेंगे, तो इस संरचना को हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, लघु बीजाणु की संरचना या परागकण की संरचना। अगर आपसे पूछता है तो आप यही डायग्राम बनाएंगे, यही डायग्राम बनाएंगे और इसी का थ्योरी लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे एक चीज और पूछ ले कि डेवलपमेंटेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन, परागण क्रिया से पहले नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, तब आपको यही चीज बताना है, ठीक है। परागण क्रिया से पहले नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, अगर आपसे ये पूछता है तो भी आपको यही बताना है। मैं लिख देता हूं, परागण क्रिया से पहले, परागण क्रिया से पहले, परागण क्रिया से पहले नर युग्मकोद्भिद
परागण क्रिया से पहले नर युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है, अंग्रेजी में से बोलेंगे डेवलपमेंटेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंटेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन, डेवलपमेंटेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन। अब मेल गैमेटोफाइट का यहाँ पे क्या मतलब है? मेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद मतलब ऐसी संरचना जो नर युग्मकों को उत्पन्न करेगी और उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी। ठीक है, तो उसे हम लोग मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब ये जो परागकण है ये मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है कौन? परागकण। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन होती है, तो आप बताएंगे लघु बीजाणु या फिर माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन या फिर परागकण। ठीक है, इस तरीके से हमने आज परागकण की संरचना के बारे में बात की। परागकण की संरचना के साथ साथ हमने ये भी कवर किया कि आखिर परागण क्रिया से पहले नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज एक फिर से नया टॉपिक हमने कंप्लीट किया जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। और हाँ, मैं फिर से कह देता हूं कि सभी लोग लगातार रिवीजन करते रहें, जितनी चीजें पॉसिबल हो सकती है मैं ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ा दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए गुड बाय।